बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें, भारत में एक ऐसे हवाला कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है जिसे चीनी नागरिक चला रहे थे और ये हवाला कारोबार 1000 करोड़ से भी ज्यादा का था। इनकम टैक्स ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम इन 3 बड़े शहरों में 24 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है और छापेमारी कर 1000 करोड़ के हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि ये रैकेट चीनी नागरिक कुछ भारतीयों के साथ मिलकर चला रहे थे। भारत सरकार के चीनी कंपनियों के ऐप को बंद करने के बाद, बैन करने के बाद भारत में रह रहे चीन के नागरिकों के अवैध कारोबार पर यह पहला बड़ा एक्शन है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है वो है पकड़े गए चीनी नागरिक के पास से बरामद भारतीय पासपोर्ट। ये पासपोर्ट मणिपुर के पते पर बनाया गया था। हवाला कारोबार के इस गिरोह में शामिल बाकी आरोपियों को इनकम टैक्स ने पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया है, जिनमें ऐसे कई चीनी नागरिक हैं जो वीजा पर भारत आकर हवाला कारोबार के जरिए देश को कमजोर करने की साजिश में जुट गए थे। 40 बैंक खातों के जरिए 1000 करोड़ के लेन देन का ये पूरा मामला है। फर्जी कंपनियों के नाम पर 40 बैंक खाते बनाए गए और फिर 1000 करोड़ का लेन देन हुआ। सिर्फ कागजों पर यानी कि ये कंपनियां चल रही थी, धरती पर ये कंपनियां नहीं थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कई भारतीय नाम भी शामिल हैं जो इन चीनी नागरिकों की मदद कर रहे थे। फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का भी पूरा कनेक्शन ये है। चीनी कंपनियों और इसमें भारतीय नागरिक भी शामिल थे और उसके बाद इस पूरे कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। जो प्राइमरी ठिकाने अभी मिले हैं उनमें गाजियाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम के नाम शामिल हैं, जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए इन कंपनियों को पकड़ा है, इनका भंडाफोड़ किया है, खुलासा किया है। हालांकि अभी और भी खुलासे और बड़े खुलासे होना बाकी है, लेकिन ये हवाला कारोबार करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये चीन की एक नई साजिश भी हो सकती है। भारतीय कंपनियों के द्वारा या फिर भारत के सरजमीन पर ही नकली वीजा, नकली पासपोर्ट बनाकर चीनी नागरिक यहां पर लंबे वक्त से रह रहे थे और 1000 करोड़ के फर्जी लेन देन का यहां पर पूरा मामला निकलकर सामने आया है। चीनी कंपनियों का ये हवाला कारोबार का सबसे बड़ा कनेक्शन। कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। ये हवाला कारोबार 1000 करोड़ से भी ज्यादा का था। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि चीन कंपनियों का ये हवाला कारोबार है, यानी कि जो चीनी नागरिक हैं वो भारत में आकर रह रहे थे, इनके पास से मणिपुर तक के पासपोर्ट्स मिले हैं, फर्जी पासपोर्ट मिले हैं और इसमें ये अंदाजा लगाना या फिर ये खुलासा करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये नागरिक कौन है, कहां से है, और ये पूरे बताने की कोशिश दस्तावेजों के जरिए भी की जाती है कि ये सभी नागरिक भारतीय हैं और भारतीय ही कंपनियों को चला रहे हैं। ये पूरा भंडाफोड़ अब कई ठिकानों पर इनकम टैक्स ने किया है, छापा मारा है, कई फर्जी पासपोर्ट्स मिले हैं। खास बात एक और आपको हम बता दें कि अब जो आगे कार्रवाई होगी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से वो भारतीय कानूनों के हिसाब से होगी। तो आपको बता दें कि चीनी कंपनियों और उसके सहयोगियों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद में छापे मारे गए हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से हम बता रहे हैं। फर्जी कंपनियों के नाम पर 40 बैंक खाते खोले गए। 40 बैंक खातों के जरिए 1000 करोड़ के लेन देन की पूरा ये मामला बताया जा रहा है, पूरा कनेक्शन बताया जा रहा है। फर्जी कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का काम हो रहा था। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि आखिर ये शेल कंपनियां क्या होती हैं। कागजों पर ये फर्जी कंपनियां बनी होती हैं, कागजों पर ही सारा कारोबार चल रहा होता है, जमीन पर कोई कारोबार नहीं होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के ये खेल का एक बड़ा जरिया है और इसमें अब तमाम पासपोर्ट्स की, तमाम वीजा की भी जांच इसमें की जाएगी। शेल कंपनी क्या होती है वो आपको हम बता रहे हैं। साथ ही इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है आइए वो भी आपको हम बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन सामान्य कंपनियों की तरह ही किया जाता है।
इसमें भी डायरेक्टर्स होते हैं, इनमें मालिक के नाम गुप्त रखे जाते हैं। ये कंपनियां रिटर्न भी फाइल करती हैं, लेकिन अब ये इनकम टैक्स विभाग के नजर में आ चुकी हैं और इसी वजह से इनका भंडाफोड़ किया गया। इसी वजह से इन पर दबिश दी गई कि आखिर ये लेन देन किया कैसे जा रहा है और किस तरह से फर्जी तरीके से ये लेन देन हो रहा है। इसी वजह से एक बड़ी दबिश इनकम टैक्स विभाग ने इन कंपनियों पर दी। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रसून हमारे साथ जुड़ गए हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, योगेंद्र कपूर हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ अंकित पालीवाल भी जुड़ गए हैं। सभी से हम बातचीत करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये देश को किस तरह से कमजोर कर रहा था। विदेश मामलों के जानकार हैं प्रसून, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि हमने ये देखा है कि इस तरह के हवाला कारोबार कई बार देश में पकड़ाए हैं, ये पहली घटना नहीं है। लेकिन चीनी नागरिकों का भारत के अंदर आना, शेल कंपनियां बनाना, हवाला कारोबार में इतना बड़ा लेन देन करना छोटा मोटा नहीं, 1000 करोड़ का, ये कैसे भारत को या फिर किसी भी देश को कमजोर कर सकता है? एक बार आप समझाएं दर्शकों को। जी, इसमें दो प्रमुख बिंदु हैं इस पहलू को लेकर। पहला कि भारत में ऐसी काफी चाइनीज फर्म्स हैं जो लीगल और कॉर्पोरेट एडवाइस देती हैं, जो चाइनीज कंपनीज भारत में आना चाहती हैं या आ चुकी हैं, चाहे वो कंपनी रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आईटीआर फाइल हो। यही इन सब चाइनीज कंपनीज को जो हमारी भारतीय नीति या स्ट्रक्चर के लूप होल्स है वो बताती है और इनको वे अराउंड बताती हैं कि भी आप जो भारत सरकार की नीतियां उसको यूज करके आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो हमारी एजेंसीज या एस्टेब्लिशमेंट को ऐसी फर्म्स पे दबिश बनानी चाहिए और ये एक सही शुरुआत है। जबकि अगर किसी भारतीय या किसी विदेशी कंपनी या पर्सन को चाइना में अगर कोई कंपनी स्टार्ट करनी पड़ती है तो उसको सिर्फ चाइनीज फर्म को ही हायर करना पड़ता है। चाइना ने अपने मुल्क में ये सब बंद कर रखा है। दूसरी मुख्य बिंदु है कि भारत में जितनी भी चाइनीज कंपनी है उनका इंडिया हेड या जो लीडर है वो चाइनीज नेशनल ही है। ऐसा क्यों? जबकि आप देखिए भारतीय मूल के जो प्रोफेशनल्स हैं, जी न्यूज ने आज ही एक पब्लिश करी है कि जिसमें 58 भारतीय मूल के जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो तकरीबन 1 ट्रिलियन यूएसडी का रेवेन्यू मेंटेन करते हैं और पूरे विश्व में 3.6 मिलियन एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं। तो इसके बावजूद, इतने केपेबल भारतीय होने के बावजूद, क्यों हर चीनी कंपनी चाइनीज नेशनल को ही अपना भारतीय सब्सिडी का हेड रखती है? तो ये दोनों मुद्दे जोड़ के देखे जाने चाहिए और मैं नहीं मानता कि भारतीय प्रोफेशनल्स ने इनको जानबूझ के हेल्प करी होगी। उनको भी पार्शियल इंफॉर्मेशन दी गई होगी और उनसे कुछ इंफॉर्मेशन छुपाई गई होगी, तभी ये सब हो सका है। लेकिन प्रसून, क्या ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा लंबा टाइम भी हो चुका है? आपके पास लौटेंगे हम, न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंकित पालीवाल भी जुड़े हुए हैं। अंकित, सबसे पहले तो आप यही बताएं कि 3 बड़े शहर दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम, यहां पर छापामार कार्रवाई इनकम टैक्स ने की है। किस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अभी क्या प्रक्रिया पूरी चल रही है इनकम टैक्स की तरफ से? जी, मैं आपको बताऊं, पिछले कई दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई इनपुट्स मिल रहे थे कि चाइनीज कंपनी है जो अपने भारत में जो एसोसिएट्स हैं उनके साथ मिलकर जो है एक काला कारोबार चला रहे हैं। तो इसी पर इनकम टैक्स ने जब अपना और डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि 24 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो फर्जी बनाई गई थी, जिन्हें हम शेल कंपनीज कहते हैं। तो वो शेल कंपनीज के नाम पर जो है वो गोरख धंधा कर रहे हैं। जब शेल कंपनीज के बारे में और डिटेल्स खंगाली गई तो पता लगा कि 40 से ज़्यादा बैंक अकाउंट जो हैं वो बैंक्स में खुलवाए गए हैं जो कि इन शेल कंपनीज से लिंक्ड थे वो अकाउंट। और जब वो अकाउंट के और डिटेल खंगाली गई तो पता लगा कि 1000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो चुका है। ये खुलासा तब हुआ जब इन्हीं कंपनी में से 100 करोड़ रुपए जो है वो निकाले गए और एडवांस के नाम पर इन्हें हांगकांग भेजा गया। तो जब डिटेल्स, इतनी बड़ी रकम जब भारत से बाहर जाती है तो एजेंसी जो है वो
हरकत में हमेशा रहती हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन नजर में आई और उसके बाद जो है जब डिटेल्स खंगाली गई तब पता लगा कि ये तो शेल कंपनी है। जब शेल कंपनी के बारे में और डिटेल निकाला गया तो इसका जो मास्टरमाइंड है उसका नाम चार्ली पेंग बताया गया। चार्ली पेंग जो है ये एक चाइनीज नेशनल है जो चार्ली पेंग के नाम से भारत में रह रहा था, लेकिन इसका जो असली नाम है वो है लुओ सेंग। लुओ सेंग जो है ये पिछले 2013 से भारत में रह रहा था और चार्ली पेंग जो है ये जब भारत आया था तब करेंसी एक्सचेंज का धंधा जो है वो भारत में फैला रहा था। तो धीरे धीरे करते हुए जो है चार्ली पेंग चाइनीज कंपनियों के टच में था। और आपको मैं एक और अहम बात बताता हूं, 2018 में 13 सितंबर को चार्ली पेंग को दिल्ली के मजनू के टीले से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और चाइनीज स्पाइंग के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया था। उस समय उसके पास से कई लैपटॉप्स, कई महंगी गाड़ियां, कई पैसे जो हैं वो उसके पास से मिले थे। तो आप ये देखिए कि चार्ली पेंग जो है वो नया नहीं है भारत में, 2013 से सक्रिय है और 2013 से उसने अपनी पैठ जो है वो भारत में बना रखी है। बिल्कुल अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। टैक्स एक्सपर्ट योगेंद्र कपूर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो कंपनियां हैं जो सिर्फ कागजों पे रहती हैं, शेल कंपनियां जिसको हम कहते हैं, ये रिटर्न भी फाइल कर रही थी, इनका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, कैसे पूरा प्रक्रिया को गुप्त रखा जाता है और बिना किसी की नजर में आए इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, एक बार वो आप बताएं। श्योर। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो लोग इस पूरे प्रोसेस के अंदर, चाहे वो चाइनीज इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो उनके इंडियन एसोसिएट्स हैं, चाहे ये कंपनीज हैं, जो भी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स थे, इन सब का जो है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। अब वो उसको चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा पूरा करेगा, उसके साथ साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है उनका रोल आएगा, वो भी इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उससे क्या है कि इनका पूरा मोडस ऑपरेंडाई जो है वो डिस्कवर होगा कि ये लोग जो है ये किस किस नेचर की ट्रांजैक्शंस, चाहे वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड हो, या चाहे वो एडवांसेस का मूवमेंट हो, उसके अंदर जो है जो ये इन कंपनीज के थ्रू करते थे। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें मैं ये कहूंगा कि एक बहुत मेजर रोल जो है, अगर हम माने इन टर्म्स ऑफ लैप्सेस जो है, वो हमारे बैंकर्स का है। क्योंकि देखिए, बैंक ये कोई भी जो ट्रांजेक्शंस हैं, चाहे उसका फ्लो किसी और कंट्री से इंडिया के अंदर हो रहा हो या इंडिया से वो मनी बाहर जा रहा हो, उसका जो ड्यू डिलीजेंस का काम है वो हमारे बैंकर्स का है। बैंकर्स जो हैं वो बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये चीजें पूरी वेरिफिकेशन करते हैं और उन्हें करनी चाहिए कि ये इन ट्रांजैक्शंस का जो जेन्युइननेस है वो उनको उन पेपर्स के थ्रू दिखाई दे रही है नहीं। और अगर वो इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो इसका मतलब ये आता है, डिस्कवर होगी कि वो भी इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है कनाइवेंस करके और इन ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि ये पूरा जो जिस तरीके से भी ये ट्रांजैक्शंस जो डिस्कवर करी गई है, इसका जो है एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो जरूरी है। और उसमें देखिए, मैं ये कहूंगा सिर्फ बैंकर्स ही नहीं, क्योंकि बैंकर्स जो है वो रिलाई करते हैं कई एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर। उसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी, जो लोग सर्टिफिकेशंस करते हैं, उनका भी रोल जो है वो वेरिफिकेशन होना जरूरी है। और उसके बाद जो है ये निकल के आएगी कि ये किस स्केल का रैकेट था। और इसमें हम सिर्फ ये नहीं मान के चलना चाहिए कि हमारे सिर्फ एनसीआर में डिस्कवर हुआ है, इसके रेमिफिकेशन और इम्प्लीकेशंस जो है थ्रूआउट इंडिया भी हो सकती है। दैट इज माय व्यू। बिल्कुल योगेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद भी लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद से हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि गाजियाबाद से और दिल्ली से और गुरुग्राम, ये ऐसे 3 बड़े शहर हैं जहां से इनका खुलासा हुआ है। हालांकि ये पहले प्राइमरी कंपनियां ही मानी जा रही है, लेकिन इनके जो कनेक्शन है, जो तार हैं, वो दूसरे क्षेत्रों से भी जुड़े हो सकते हैं। विनोद, आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए, जानकारी के मुताबिक जो दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम के रिटेल शॉप हैं, बैंक अधिकारी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और व्यापारियों के कई ठिकानों पर ये पूरी छापेमारी हुई है। ये बिल्कुल हमारे जो सहयोगी बने हुए हैं और जो एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, साफ तौर पर शेल कंपनी का जो पूरा तरीका होता है। और जैसे हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जिस तरह से 2013 से ये चाइनीज शख्स रडार पर था, लेकिन इनमें तमाम जो ऐसी शेल कंपनीज थी ये लगातार निशाने पे थी। और जो बेसिक इनपुट मिला और
आईटी डिपार्टमेंट को जब कंफर्म हो गया उसके बाद ये बड़े स्तर पर रेड हुई और करीब 1000 करोड़ का ये पूरा अब तक का ये कारोबार और हवाला का कारोबार और हवाला के तरीके से जो तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, ये काफ़ी अहम इनपुट निकल कर आ रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि ये जो आईटी की रेड है उसके बाद किस तरह की और कार्रवाई होती है, क्योंकि ईडी निश्चित तौर पर इतने बड़े लेन देन में ईडी भी कहीं ना कहीं इस पूरे एक्शन में आपको नजर आएगी। और ईडी का जब शिकंजा कसेगा तो क्या पूरे नेक्सस का हो सकता है कि अभी बहुत शुरुआती तौर पर कुछ जगह ही छापेमारी हुई हो, करीब 24 से ज़्यादा जगह छापेमारी हो चुकी है, लेकिन वो कंपनीज थी तो उन कंपनीज को किसके नाम पर रजिस्टर किया गया और उन कंपनीज के अगर जो एड्रेस हैं, जो पते हैं, वो अगर फर्जी निकलते हैं तो जांच का दायरा और आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। प्रसून जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि लगातार इस मामले में कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ 3 ऐसी बड़ी जगह हैं जहां पर छापामार कार्रवाई की गई है इनकम टैक्स की तरफ से। हो सकता है दूसरी जगह पर भी या दूसरे क्षेत्रों से भी इनका कनेक्शन हो सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो भारतीय हैं उनका भी नाम इसमें शामिल आ रहा है और उनकी ही मदद से यहाँ पर पूरा सेटअप किया गया। क्या हर बार जब भी हवाला कारोबार से जुड़ी हुई खबर सामने आती है तो उसमें जिस देश में इस तरह का कारोबार किया जा रहा है वहां के लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या ज्यादा लेट नहीं हो गया कार्रवाई करने में? 40 बैंक अकाउंट्स, उसके बाद 1000 करोड़ का लेन देन हो गया, रडार पर 2013 से था और अब जाकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आप क्या मानते हैं इसको लेकर? जी, पहली बात ये आपने सही कहा, ये काफी बड़ा नेक्सस हो सकता है क्योंकि भारत और चीन का बायलैटरल रिलेशन जो $100 बिलियन का है जी। तो उसके अनुसार 1000 करोड़ कुछ भी नहीं है। दूसरा कि लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट मैं मानता हूं कि देखिए ये जो शख्स पकड़ा गया है इसके पास भारतीय पासपोर्ट भी है जी। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से डॉक्यूमेंट फोर्ज करके या बना के अगर ये गवर्नमेंट एजेंसीज को ये माल फंक्शनिंग की तरह यूज कर सकते हैं तो बैंक्स या सीएस को भी ये ऐसे ही डॉक्यूमेंट देते होंगे उसी के बेस पे, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो कंपनीज या उसमें विजिट करके नहीं देखता है कि भाई वो डॉक्यूमेंट्स को ही आधार मान के या तो फाइलिंग करता है या प्रोसीडिंग्स करता है। तो मैं नहीं मानता कि ये पूरी तरह जो प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होंगे उनको कुछ चीजें नहीं बताई गई होगी और कुछ हो भी सकता है जो गिनती के कुछ प्रोफेशनल जिनको थोड़ा बहुत ज्यादा पता होगा और उन्होंने ये सही टाइम पे रेज नहीं करा हमारी एजेंसीज के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस हो सकता है और 1000 करोड़ नहीं, ये कई गुना बड़ा नेक्सस हो सकता है। बिल्कुल। अंकित, सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि इसमें क्योंकि भारतीयों के सपोर्ट की भी खबर सामने आई है, साथ ही सिर्फ ये दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी इसका नेक्सस हो और बड़ी चेन हो, लंबी चेन हो, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है, आगे जाके देखना होगा क्या खुलासे होते हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई भी हवाला कारोबार सामने आता है तो वो सिर्फ एक छोटा सा नेक्सस तैयार नहीं हो ऐसा हम नहीं कह सकते। 1000 करोड़ का अगर लेन देन है तो दूसरे क्षेत्रों में भी इनकम टैक्स पहुंचेगा, दूसरे नामों तक भी पहुंचेगा, दूसरे भारतीय बड़े नाम तक भी हो सकता है पहुंच सकता है और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है क्या कि कोई बड़े बिजनेसमैन का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? क्योंकि जब शुरुआत हुई थी इस खबर की, जब लगातार इसका खुलासा हुआ था तो ये सभी की जुबान पर था कि शायद बड़े बिजनेसमैन का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरा ये कि जब इस तरह की कंपनीज का रजिस्ट्रेशन किया गया था उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए गए होंगे, यानी कि पूरी जानकारी नहीं दी गई होगी, उसके बाद भी इसको शेल कंपनी के तौर पर उतारा गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो अब जांच होगी, जांच के अंदर बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। जो आपने सवाल करे कि बड़े नाम और अलग अलग प्रोमोटर्स इनके कौन थे या और कौन इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये सब चीज़ें जो हैं वो परत दर परत जो है वो सामने आएगी। लेकिन जो अहम बात यह है, अगर आप देखें कि 2013 से चार्ली पेंग जो है भारत में उसने मणिपुर को चुना। मणिपुर को इसलिए उसने चुना, सबसे पहले वो 2013 में भारत आता है और वहां पर उसने बताया है कि एक महिला के साथ उसने शादी भी की है और उस बिना पे उसने जो है वहां पे मणिपुर में, क्योंकि उसका हुलिया, उसके शक्ल जो है वो वहां के लोगों से मिलती जुलती है, तो इसलिए उसने मणिपुर जो है वो चुना और वहां का फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और पासपोर्ट उसने वो वहां बनवाए। अगर आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, इसे छोटा नेक्सस नहीं, इसे बड़ा नेक्सस कहेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये शेल कंपनी बनाना इतना आसान नहीं है। अगर आपको शेल कंपनी बनानी है तो आपको कहना पड़ेगा कि जब इतना
बड़ा हवाला कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है तो दूसरे नाम भी इसमें निकलकर सामने आएंगे। टैक्स एक्सपर्ट योगेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि अब क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है, भारतीय कानून के हिसाब से किस तरह की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी, किस तरह से दूसरे कनेक्शंस को अब खंगाला जाएगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अब ये है कि जो भी इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनते हैं, चाहे वो चाइनीज इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो हमारे इंडियन एसोसिएट्स हो, उन सब की जो स्टेटमेंट ली जाएगी। और मैं यहाँ पे ये भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जी, ये भी, क्योंकि हम सकते हैं कि ये लोग जो है ये सिर्फ फ्रंट्स हो, फ्रंट्स इसलिए कि ये लोगों के लिए काम कर रहे थे, चाहे वो बिजनेस हाउसेस हो या कोई उनके कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस तो नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं, जब ये इन लोगों को अगर गवर्नमेंट चाहे तो अप्रूवर बना सकती है, और अगर अप्रूवर बनाएगी तो ये लोग जो है ये जो भी मोडस ऑपरेंडी है, और प्लस जो इसके अंदर रियल जो लोग जिनकी जो मैं कहूंगा कि जो बैक ऑफ द व्हील जो काम कर रहे हैं जी, वो लोग जो है जब वो के सामने आएगा तो गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट एक्शंस लेंगी, और वो एक्शंस जो है वो सिर्फ एक अप टू इम्प्रिजनमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उनके ऊपर फाइन्स और पेनल्टीज भी लगाई जाएगी। बिल्कुल योगेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज अ टैक्स एक्सपर्ट आप हमारे साथ शामिल हुए इस चर्चा में। साथ ही विदेश मामलों के जानकार प्रसून जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रसून जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अंकित, आपका बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे संवाददाता विनोद भी हमारे साथ जुड़े थे। विनोद, आपका भी बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि 40 बैंक खातों और 1000 करोड़ के लेन देन का भंडाफोड़ हो चुका है, शेल कंपनियों का भंडाफोड़ हो चुका है, यानी कि ये क्या चीन की साजिश हो सकती है भारत को कमजोर करने के लिए। एक बड़ा डिसीजन भारतीय सरकार ने लिया और वो ये था कि तमाम जो एप्लीकेशंस हैं चाइना की उसको बैन कर दिया। उसके बाद ये दूसरा बड़ा डिसीजन, दूसरा बड़ा फैसला और दूसरी बड़ी कार्रवाई, जिसको एक बड़े एक्शन के तौर पर हम मान रहे हैं। इसमें देखना होगा कि आगे और क्या तमाम बड़े खुलासे होते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।